जय हिंद दोस्त। हम लोग हिस्ट्री के अध्याय 3 पे चल रहे हैं, आ गए हैं, पढ़ रहे थे। और इसमें क्या है, आरंभिक नगर की बात कही गई है। आरंभिक नगर की बात कही गई है। ये कैसे, ये दो बच्चे हैं, दो बच्चों ने क्रिकेट खेल रहे थे, गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ पे आकर कह रहे थे कि ये भवन देखो, ये खंडहर कितना अच्छा है, कितना इस पे कितनी अच्छे तरीके से नक्काशी की गई, ये सभी बातें कर रहे थे। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग इसको भूतिया महल कह रहे हैं, भूतिया घर कह रहे हैं, लेकिन ये लोग इसके बारे में इतनी सराहना क्यों कर रहे हैं और मंत्री जी से पत्र लिखकर इसकी मरम्मत का कार्य क्यों करवाना चाह रहे हैं, जिससे जो है इस इसे मरम्मत की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम लोगों के लिए घर बनवा दें, ये ज़रूरत है, लेकिन ये लोग इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं, कह रहे हैं। इसमें क्या है, एक हड़प्पा की कहानी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा की कहानी में क्या है कि इसमें कह रहा है कि 150 साल पहले पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिससे जो है अचानक कुछ पूरा स्थल मिला, ठीक है। इंजीनियरों को कुछ पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में थे। ऐसा खंडहर था जहाँ अच्छी ईंटें मिली हैं, और ये वेस्ट हड़प्पा से खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ लेकर रेलवे लाइन बिछा दी, और कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई, नहीं तो कुछ और भी अवशेष देखने को मिलते। लगभग 80 साल पहले जो है पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, तब पता चला यह खंडहर उपमहाद्वीप से सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये जो है सबसे पुराने शहरों से खंडहर शहरों में से एक है, ठीक है। सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, तो मिलने वाला सभी पुराने स्थलों में से इमारतें और जो चीज़ें मिले उन्हें हड़प्पा सभ्यता का इमारतें कहा गया, और शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। 4700 साल पहले हुआ था। अब हम क्या है, इन नगरों में विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं ये थी कि दोनों जो है यहाँ पर दो हिस्सों में विभाजित हुआ था। पश्चिमी हिस्सा का भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पे था, जिसको हम लोग कहते थे नगर दुर्ग, ठीक है। और जो निचला इलाका था उसको पूर्वी हिस्सा जो है निचला इलाका था लेकिन बड़ा था, तो इसे निचले हिस्से का निचला नगर कहा गया है। अब इनकी चारदीवारी की ईंटें जो है पकी हुई ईंटें बनाई जाती थी, और इतनी अच्छी तरीके से बनी होती थी कि दीवारें आज भी सेम का सेम बनी हुई हैं। हज़ारों साल आज तक उन दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए चिकनाई, ईंटों की चिकनाई इस तरह थी कि दीवारें खूब मजबूत है। ईंटों में जो चिकनाइयाँ हैं इतनी अच्छी तरीके से है कि दीवारें आज भी मजबूत हैं, खड़ी हुई हैं। अब इसके बाद कुछ नगर में दुर्ग या कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, ठीक है। महान स्नानागार कहा है। और इस तालाब बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। पानी की रिसाव को रोकने के लिए चारकोल भी मिलाया गया है, ठीक है। और सरोवर में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और चारों ओर कमरे भी बनाए गए हैं। इसमें पानी भरने के लिए क्या है, कुएं का उपयोग किया गया है, और बाद में इसे खाली कर दिया जाता है। इतने काम यहाँ पे है। क्या महान स्नानागार है, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हो रहा है, पानी का रिसाव भी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई जा रही है। और सरोवर में उतरने के लिए जो है स्नानागार में उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई है, और साइड में जो है कमरे भी बनाए गए हैं। इसको हम आगे पढ़ते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड मिलने का क्या मतलब है जानते हो? उस समय यज्ञ संभवतः होते रहे होंगे, ठीक है।
हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल में कुछ बड़े बड़े भंडार गृह, मतलब उस समय खाद्य संग्राहक बन गए थे। ये देखिए, ये दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये जो है और कमरे बने हुए हैं दोनों तरफ से उतरने के लिए, और पानी निकालने का कोई। और यहाँ पे हो गया भवन, सॉरी, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों में आमतौर पर एक मंजिला या दो मंजिला जो घर बने हुए थे, एक मंजिला या दो मंजिला होते। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, बीच में आंगन होता था, कमरे चारों तरफ बनाए जाते थे उसके। एक घरों में एक अलग स्नानागार होता था, घरों में कुछ कुएं भी होते थे, कुछ लोगों के घर में कुएं भी होते थे और स्नानागार भी होता था। नगरों में कई नालियाँ ढकी हुई रहती थी और सीधी लाइन में बिछाई जाती थी, ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। उसके लिए ढलान ढलान किया हुआ रहता था नालियों में, जिससे आसानी से भर सके, पानी वहाँ रुक ना सके और गंदगी फैल ना सके। अक्सर घरों की नालियाँ जो है सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और बाद में नालों में मिल जाती थी, और इसके बाद वो नालों में मिल जाते थे, और इसको बंद ढका हुआ रखा गया था। इसके लिए मेन होल भी बनाया जाए, जिससे गंदगी और देखभाल की जा सके, गंदगी की सफाई और देखभाल की जा सके। ठीक है। और ये जो है ये निर्माण जो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, ना कि ऐसे कोई भी कुछ भी आके बता के चला जाए तो उसको बना दिया जाए। उसके लिए आर्किटेक्ट या इंजीनियर रहा करते हैं, इसी वजह से योजनाबद्ध तरीके से होता होगा। हड़प्पा के नगरों में हलचल रहा करती थी। ठीक है, वहाँ बड़ी हलचल रहती थी। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं। यहाँ पे नगर की खास इमारतों बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जुटे हुए रहते हैं। यहाँ संभवतः एक शासक भी रहा होगा, और शासक जो है लोगों को दूर दूर भेज कर बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाता होगा। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को और सोने चांदी से बने आभूषणों की कीमतों को अपने पास रखते होंगे। इसमें लिपिक भी रहते थे, जिसमें मोहरों पर लिखते थे। ये बस इसी में पता चल पाया है, मोहरों पर ये लिपिक छापते थे, लेकिन और कुछ भी काम किए हैं ये अभी साक्ष्य नहीं मिल पाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार और स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार और स्त्री पुरुष भी रहते थे, लेकिन शिल्पकार अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, और लोग जो है लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही सुदूर देशों की कहानी और किस्से भी लाते थे। ठीक है, और मिट्टी से बने खिलौने भी यहाँ से मिले हुए हैं, जिससे बच्चे खेलते थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नगर और शिल्प। ठीक है, नगर और शिल्प बारे में जो हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त हुए पुरातत्वविदों से जो चीज़ें वहाँ मिली, अधिकतर पत्थर का संग, कांसे, तांबे, सोने, चांदी, धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, ये ज़रूरत की चीज़ें ये है जो वहाँ पुरातत्व चीज़ें मिली हैं, इन्हीं चीज़ों से बनाई गई थी, मैक्सिमम इन्हीं से बनाई गई। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से बस आभूषण बनाए जाते थे और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में सबसे आकर्षक वस्तु जो है मनके और बाट फलक है। ये तीन चीज़ है आकर्षक वस्तु। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे, जो आयताकार होता था। समांतर जानवरों के चित्र वहाँ पे मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना जानवरों के चित्र मोहरों पे बनाते थे, और जो कि आयताकार होता था। लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास मिला। ठीक है, और गेहूँ, जौ और चावल इनके साथ कहाँ कहाँ से मिले, इसके बारे में आप बताइए कमेंट में।
तो मैं कल बताता हूँ क्या है। 7,000 साल पहले मेहर में कपास की खेती होती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य ताबे। मोहनजोदाड़ो कपड़े के टुकड़े के अवशेष मतलब उस समय कपड़े के बारे में जानकारी उनको हो चुकी थी। और चांदी के फूलदान के ढक्कन, अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंट भी मिली है। फेंस से बनी तकलियाँ, सुई कताई का संकेत मिले हैं। ठीक, अब ये देखिए एक मूर्ति है, इस दाढ़ी की नक्काशी देखिए कितनी अच्छी तरीके से, और ये साइड में जो नक्काशी की इसको देखिए कितने सुचारू, कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है। अब हम ये आगे पढ़ते हैं। इनमें अधिकांश विशेषज्ञों ने किया कि निर्माण विशेषज्ञों ने किया कि विशेष किसे कहते हैं, जो किसी चीज़ को खास बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, चमकाना, यही सब है। अब इसमें और कुछ है नहीं। और हाँ, यहाँ पे है, हमें ये नहीं पता चल पाया कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में लिप्त थे कि महिलाएं भी, या फिर दोनों। ये हमको पता विशेषज्ञ को अभी तक पता नहीं हो गया। फेंस क्या कहते हैं, फेंस क्या है, ठीक है। पत्थर और शंख प्रकृति तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेंस को जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, कृत्रिम रूप से हाथों से बनाया जाता है। बालू या स्फेट पत्थरों के चूर्ण होते हैं को गोंद में, जिसमें गोंद मिलाकर वो वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है। बाद में वस्तुओं को चिकनी परत पर चढ़ाई जाती है, वस्तुओं को चिकनी परत पर चढ़ाई जाती है। चिकनी परत पर के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं, ठीक है। फेंस से मन के चूड़ियाँ, बाल, छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते, कच्चे माल की खोज कैसे हुई, ठीक है। कच्चा माल उसको कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ठीक है, या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सभी जो है कृत्रिम रूप से मिलते हैं, और ये कृत्रिम रूप से मिलते भी हैं, और जो है किसान उसको उत्पादन करते हैं। और जैसे लकड़ियाँ, धातु, अयस्क, यही सब है कच्चे माल। फिर इनकी कई तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास का कच्चा माल, कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। अब यही सब है, आगे चलते हैं। फिर हड़प्पा के लोग संभवतः जो है, हड़प्पा के लोग तांबे के आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। आयात आज के राजस्थान से करते हैं। तांबे का आयात जो है आज के राजस्थान से करते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है। तांबे का आयात भी किया जाता है, कहाँ से? ओमान से। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु क्या थी? टिन थी। तांबे के साथ आयात बनाने के लिए आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जो धातु कांसा बनाने के लिए, ठीक है, तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो है टिन, इसका आयात होता था। वो भी कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात और ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। इतना हो गया। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे लोग, जो है वे लोग अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चारागाह की शहरों में रहने वाले शासकुले को दस्तकों के खाने के सामान देते थे, ठीक है।
किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासक किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों की को खाने का सामान देते थे। पौधे पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा में केवल गेहूँ जो है जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इतना कच्चा माल उगाते थे, उसको सही करके वो शासकों और जगह सामान पहुंचाते थे। ज़मीन जुताई के बाद, ठीक है, ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। यहाँ हल का प्रयोग होने लगी थी। हड़प्पा काल तो के हल तो नहीं बच पाए, प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ये ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, ये नई बात थी, लेकिन उसके अवशेष नहीं मिले। अवशेष की जगह क्या मिले? हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी और सिंचाई के लिए लोगों ने अपने तरीके अपनाए होंगे। बारिश भी कम होती थी तो सिंचाई के लिए तरीके अपनाए, पानी का संचय किया जाता था वहाँ पर। ज़रूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई की जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ ये सभी पालते थे। बस्तियों के आसपास में जो है तालाब और चारागाह होते थे, ठीक है। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ये उनका भोजन का प्रारूप, यही वो लोग करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात में जो है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कैसे किया गया। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के खिलौने धौलावीरा नगर में बसा था। खदीर बेत धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ पानी साफ मिलता था और ज़मीन भी उपजाऊ थी। पानी भी साफ, ज़मीन भी उपजाऊ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कई नगर 2 भागों में विभक्त था। वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। नगर में एक खुला सा मैदान भी था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ से मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिख के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया जाता था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। एक अनोखा और बड़े खुदा पाया जाता था। आमतौर पर लोग हड़प्पा के मोहरों जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। हड़प्पा के लेख मोहरों जैसी छोटी वस्तुएं भी पाई जाती थी, ठीक है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, ठीक है। साबरमती की एक उप महानदी है। ये लोथल नगर यहीं पे बसा हुआ था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थर और शंख धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। भंडार गृह से कई मोहरे और मूल्यांकन की मोहरबंदी भी मिली, ठीक है।
लोथल यहाँ का लोथल जो है बंदरगाह था। ठीक है, लोथल बंदरगाह था। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक इमारत मिली है, यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। ठीक है, यहाँ एक इमारत मिली जो मनके बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े या मनके बने उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। और दूसरा जो है मुद्रा और मूल्यांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से उभरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी कहते थे। क्या? थैली को बंद करने के लिए उन मुहानों पर गीली मिट्टी को पोत कर उन पर मोहर लगाने जाने को ही मोहरबंदी कहते हैं। ठीक, मोहरबंदी इसी को कहते हैं। थैले को बंद करके, थैले को क्यों बंद करके उन मुहानों पर गीली मिट्टी को पोत कर उसमें मोहर लगाया जाता था, उसी को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता इस सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। सभ्यता का अंत का रहस्य। सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखो, 3900 साल 3900 साल पहले बड़ा बदलाव देखने को अचानक इन लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए। यह सब क्यों हुआ? क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया। ये लोग कह रहे हैं नदियाँ सूख गई, जिससे भूख प्यास से वहाँ के लोग छोड़ के जाने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि इतनी तेज़ी से विकास हो रहा था कि वहाँ जंगलों का विनाश ख़त्म कर डाले काट काट के। इसका ये कारण है, ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, ये तो बात सही है। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त होते गए। ये भी हो सकता है कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता सभी नगरों का अंत कैसे होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में ही हुआ होगा, न कि संपूर्ण इलाकों में। ऐसा लगता है कि शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई दिया। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध पंजाब में बस्तियाँ उजड़ गई। ठीक है, बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम आगे पढ़ोगे भाई लोग। अब अन्यत्र काम क्या है इसमें कह रहा है मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्हें बड़े बड़े मकबरे बनवाने के लिए जिन्हें पिरामिड नाम दिया गया। राजाओं को मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी भी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्य, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवकों और सेवकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक है,
यही सब है, इतना इसमें कुछ खास नहीं, बस इसमें कपास दिखा खास, नालियाँ ढकी हुई और ढलान रहा करता था, और दो तीन चीज़ें और थी। इतना चीज़ यहाँ पे था, यही पढ़ने योग्य है। बाकी आप लोग देख लीजिए, एक दो बार आप भी पढ़िए तो कुछ समझ में आएगा। तो हम चल रहे हैं, अगला क्लास जो है, अगला का अध्याय 4 जो है कल आएगा। आप लोग थोड़ा देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जो गलती हो हमको क्षमा कीजिएगा, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग जा रहे हैं, कल फिर मुलाकात होगी। जाने का तो मन नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। तो गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।